कई बार जरा सी परेशानी से बचने के लिए किसी की मदद के लिए आगे बढ़े हाथ पीछे हट जाते हैं। मगर मगर शायद उस वक्त ये याद नहीं रहता कि मदद की ज़रूरत ज़िंदगी में सभी को पड़ती है। कुछ ऐसे ही एहसास को छूती है यह कहानी। मैं सरिता भालोठिया बुक शुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए सुनते हैं आज मेरी ही लिखी कहानी, धुंधली कड़ी। बड़े ही खुशनुमा मूड में संजय स्कूटर से गुनगुनाता घर की ओर जा रहा था कि तभी बचाओ बचाओ बचाओ, कभी तीव्र और कभी क्षीण होती आवाज़ संजय के कानों से टकराई। स्कूटर की गति कुछ धीमी कर उसने पुनः आवाज़ की दिशा में ध्यान लगाया। बचाओ बचाओ, प्लीज़ मुझे बचा लो। किसी की आवाज़ उसके बाईं तरफ की सड़क के किनारे से आ रही थी। संजय ने स्कूटर खड़ा किया और किनारे जाकर देखने का प्रयत्न करने लगा। आखिर कौन है जो इस वीराने में बोल रहा है? अभी उसने 2 ही डग भरे थे कि देखा एक 35-37 साल का आदमी लहूलुहान पड़ा था। उसकी साइकिल भी वहीं टूटी फूटी दशा में पड़ी थी। कौन हो भाई, कौन हो तुम? और तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? भैया भैया, प्लीज़ मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। एक गाड़ी इधर से जा रही थी, तभी उसी ने मुझे टक्कर मार दी। मेरे सिर और पैर में ज़बरदस्त चोट लगी है। प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे किसी डॉक्टर के पास पहुंचा दो भाई, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। लगभग अर्ध बेहोशी की सी हालत में लड़खड़ाते शब्दों में इतना कहकर वह बेहोश हो गया। संजय का मन करुणा से भर उठा। तत्काल सहायता की दृढ़ इच्छा लिए वह मूर्छित को उठाने को झुका ही था, तभी उसके मन ने शरगोशी की। सुनो, रुको, पुलिस ने यदि तुम्हें इस एक्सीडेंट के केस में लपेट लिया तो? और कहीं अगर अस्पताल पहुंचते पहुंचते इस घायल ने ही दम तोड़ दिया, तब तो कोई गवाह भी नहीं रहेगा जो तुम्हें निरपराध साबित कर सके। तमाम सुने हुए वे किस्से संजय के दिमाग में गूंजने लगे, जिसमें सहायता करने वाले ही अपराधी बन सजा भुगत रहे थे। तब यदि उसके साथ भी यही हुआ तो क्या उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ दें? बेचारा बेचारा न जाने कितने निराश्रितों का सहारा है, किस मांग का सिंदूर है, और न जाने किन बच्चों को इसकी उंगली थाम कर जवान होना है। क्या करूं? उफ, पर पुलिस का खतरा। परेशानी से बचने के लिए एक अंतर्दृढ़ छिड़ गया संजय के दिलो दिमाग में। कभी उसे एक घायल व्यक्ति की दशा भावुक बना देती, तो कभी अपना अंतर्मन कठोर बन सब कुछ नजरअंदाज करने को कहता। तभी उसके विवेक ने बीच का फैसला सुनाकर उसे अपराध बोध से उबार लिया। उसने निर्णय लिया कि वह शीघ्र पुलिस को इल्तला कर देगा कि उसे रामनगर के रास्ते में कोई घायल अवस्था में मिला था, जिसे तत्काल सहायता की ज़रूरत है। नाम और पता ही तो पूछेगी, बता देगा। इतने पर तो कुछ खास नहीं बिगड़ने वाला, पर तुरंत सहायता से वह व्यक्ति जरूर बच सकता है। संजय स्कूटर स्टार्ट कर पास के ही थाने में जाकर पूरी घटना का ब्यौरा दे नाम पता दर्ज कराकर घर पहुंचा। पत्नी श्रुति दरवाजे पर उसे देखते ही पूछ बैठी, आज तो आपने बड़ी देर कर दी जी। हाँ श्रुति, न जाने कैसे कैसे निर्दयियों से दुनिया भरी पड़ी है। गाड़ी चलाते समय देखते भी नहीं कि कोई और भी उसी रास्ते से अपने घर का दीपक रोशन करने जा रहा है। अपने बाप की सड़क समझकर चलाते हैं साले। टक्कर मार देंगे और मुड़कर देखेंगे भी नहीं कि कोई मरा या बचा। संजय आक्रोशित होकर लगातार बोले जा रहा था, पर उसका पूरा आक्रोश उस गाड़ी वाले पर ही नहीं, स्वयं पर भी था कि वह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सका था। संजय को समझ में नहीं आ रहा था कि दोष वह खुद को दे, जहां उसने अपने हाथों से मानव मूल्यों की हत्या कर दी थी, या उस शासन व्यवस्था को दे जो इतनी जर्जर हो चुकी थी कि कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करने से पहले कानून के वे तमाम पहाड़े याद करने लगता है, जिसके तहत
मददगार खुद ही अपराधी बन जाता है और न चाहते हुए भी मदद के लिए बड़े हाथों को जबरन वापस खींच लेता है। इसीलिए इसीलिए तो आज दुर्घटना होने पर भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, पर मदद कोई नहीं करता। मन कसैला हो गया संजय का। बार बार झटकने के बावजूद उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन खबर लेने पर पता चला कि उस घायल व्यक्ति ने वहीं दम तोड़ दिया था। पश्चाताप की अग्नि कई दिनों तक संजय को घेरे रही। धीरे धीरे समय के साथ संजय के मन में इस घटना की यादें धुंधली हो गईं। 2 बेटियों और एक बेटा मनु व पूर्ण समर्पित पत्नी श्रुति के संग जीवन नैया कब झूमती गाती बढ़ी जा रही थी, पता ही नहीं चला। दोनों बेटियों का विवाह कर निश्चिंत हो संजय घर में चांद सी बहू लाने के सपने देख रहा था। कारोबार भी खूब फैला लिया था। लक्ष्मी थी कि जिद करके बैठ ही गई थी कि यहाँ से तो कहीं जाने वाली नहीं। हर तरफ से खुशी संजय की कोष राशि बन बढ़ रही थी। एक दिन संजय ने मनु से कहा, बेटा ये 2 लाख का चेक है, इसे बैंक ऑफ बड़ौदा ले जाकर कैश करा लाओ। एक पार्टी को आज ही पेमेंट करना है। पर पापा गाड़ी तो बनने गई है, तो स्कूटर से चले जाओ ना, 15 किलोमीटर ही तो है। संजय ने थोड़ी नाराजगी दिखाई। मनु चला गया। मिनटों के काम में जब घंटों लग गए तो संजय को आशंका सी होने लगी। कुछ आहट सुनकर वह बाहर आया। क्या बात है चाचा? संजय, रामलाल चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा वो मनु, क्या हुआ मनु को? मनु का एक्सीडेंट हो गया है संजय, पुलिया वाले नाले के पास। क्या? आंखें फट गईं संजय की। देख बेटा, धीरज से काम लो। मैं कुछ लोगों को सहायता के लिए लगाकर तुम्हें इत्तला देने चला आया हूँ। तुम शीघ्र गाड़ी लेकर चलो। पर चाचा जी, मेरी गाड़ी तो बनने गई है ना। कोई बात नहीं बेटा, मेरी गाड़ी ले चलो, पर जल्दी करो, धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा मनु को। संजय लगभग गिरता पड़ता ही पहुंचा मनु तक। देखा तो लहूलुहान बेटा बेहोश पड़ा था। स्थानीय डॉक्टर उसका प्राथमिक उपचार कर रहे थे। मनु खोलो बेटा आँख, देखो तो तुम्हारे पापा आए हैं, बिलख उठा हुआ। संजय, संभालो खुद को, ये समय धीरज खोने का नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। चलो उठाओ मनु को और गाड़ी में लेटाओ। मेडिकल कॉलेज लेकर चलते हैं, जल्दी करो। 60 किलोमीटर का रास्ता उसे किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था। संजय पत्थर बना सोच रहा था, यदि मनु को कुछ हो गया तो क्या होगा? एक ही चिराग है उसके घर का, यदि वहीं बुझ गया तो श्रुति पागल हो जाएगी। नहीं नहीं, हे भगवान रक्षा करना ईश्वर। न जाने कितने मंदिरों में घंटे, नारियल और कितनी मजारों की चादरें मन ही मन संजय ने मान डाली। मन्नतों के इसी झुंड में भटकते संजय को वह क्षण भी याद आ रहा था जब उसने जबरन बैंक भेजा था। पर अब क्या हो सकता था? तभी मनु हिला और खून भरी 2 उल्टियां करके पुनः बेहोश हो गया। गाड़ी में चारों ओर खून ही खून फैल गया। रामलाल चाचा, देखिए तो ये क्या हो रहा है मनु को, फूट फूट कर रो पड़ा संजय। धीरज रखो संजय, सब ठीक हो जाएगा। जरा गाड़ी तेज चलाओ ना हीरालाल। घबरा तो रामलाल चाचा भी रहे। मन अप्रत्याशित आशंका के बीच झूल रहा था कि तभी गाड़ी रुकी। लखनऊ मेडिकल कॉलेज, वह मंजिल सामने थी जहां से संजय को बलपूर्वक ही मनु को यमराज के हाथों से छुड़ाना था। यहाँ तो भयंकर भीड़ है, लगता है आज विपत्ति ने एक ही साथ सब पर दावा बोल दिया है। कैसे होगी सब व्यवस्था चाचा जी? तुम परेशान मत हो संजय, मेरा भांजा डॉक्टर है यहाँ पर, मैं उससे बात करता हूँ, सब इंतजाम फौरन हो जाएगा। 10 मिनट बाद ही रामलाल चाचा डॉक्टर के साथ लौटे। तत्काल ही सारा इंतजाम हो गया। फटाफट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि होने लगे। चेकअप के बाद पता चला कि चोट काफ़ी गहरी आई थी, कई जगह फ्रैक्चर भी है और लोहे के टुकड़े पेट में धंस गए हैं।
इसीलिए फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात मनु को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अभी ऑपरेशन चल ही रहा था कि श्रुति भी वहां पहुंच गई। संजय, संजय, क्या हुआ हमारे मनु को? श्रुति बिलख रही थी। कुछ नहीं श्रुति, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा मनु, ऑपरेशन चल रहा है। नहीं संजय, नहीं, मैं मनु के बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी संजय, मैं मर जाऊंगी। इतना कहते कहते श्रुति बेहोश हो गई। किसी तरह उसे होश में लाकर सांत्वना देता संजय बोला, संभालो खुद को श्रुति, वरना मेरा साहस भी टूट जाएगा। कैसे संभालूं संजय, कैसे, आखिर कैसे संभालूं? मेरा बेटा जीवन और मौत के बीच झूल रहा है। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचा, फिर मेरे साथ। हाँ श्रुति, हाँ, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ बुरा कैसे होगा? तभी विचारों की एक धुंधली हो चुकी कड़ी ने सिर उठाया। पर तुमने किसी की मदद भी तो नहीं की, याद आया कुछ? तुमने एक घायल को मात्र पुलिस के डर से मरने के लिए छोड़ दिया था, जैसे अंतरात्मा ही चीख रही थी। पर मैंने पुलिस को इल्तिजा तो दी थी, संजय जैसे खुद को जवाब दे रहा था। इल्तिजा देकर ही क्या तुम मानवता की अदालत से बरी हो गए संजय? नहीं, तुम चाहते तो वह बच सकता था। अरे क्या हो जाता यदि पुलिस तुम्हें थोड़ा परेशान करती? क्या तुम किसी के बहुमूल्य जीवन के लिए मामूली परेशानी भी नहीं उठा सकते? आज यदि मनु की मदद करने वाले ने भी यही सोचा होता तो? नहीं नहीं, मैं मानता हूँ मुझसे भारी भूल हो गई है, पर इसकी सजा मेरे बच्चे को मत देना प्रभु, मत देना। रक्षा करना उस मासूम की। संजय की याचना का तादम्य तब टूटा जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। क्या हुआ डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना? इट्स ओके, आप लोगों की दुआ रंग लाई, अब वह खतरे से बाहर है। बस 6 महीने तक विशेष देखभाल की ज़रूरत है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। कृतज्ञता की अधिकता से हाथ जुड़ गए संजय के। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मनु को निहारते संजय सोच रहा था कि उससे तो किसी ने एक सहायता मांगी थी, पर उसने इनकार कर दिया। आज ना जाने कितनों की सहायता से मनु को जीवन दान मिला है। सच है, दर्द का एहसास तभी होता है जब वह खुद पर बीतती है। दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर उसकी परवाह कितने लोग करते हैं, कहाँ करते हैं।